पूज्य एवं प्रियजन, यथा योग्य सभी को सादर अभिवादन और सबका यथावत सम्मान व्यक्त करते हुए नर्मदा प्रखर के माध्यम से मैं अपनी अगली बात रख रहा हूँ। आपने शांत सरोवर में कंकड़ फेंक कर लहरें उत्पन्न करने की बात कही है, स्वीकार्य है। सरोवर शांत नहीं है। सरोवर में ना ही मैंने कोई कंकड़ फेंका है। हाँ, यह अवश्य हुआ है कि नर्मदा प्रखर के मुखर चैनल पर अपनी बात रख दी है। विगत 3 वर्षों के कुछ उदाहरण मैंने पेश किए थे। उन उदाहरण में स्पष्ट किया था कि एकात्मता के प्रश्न पर किसी भी तरह की कोई बात नहीं की जाएगी। सभी एक हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र के नारमदीय ब्राह्मण क्यों ना हो। एकात्मता के प्रश्न पर अगर कोई बात कहना गलत है तो निसंदेह समाज के प्रति मेरी चिंतन धारा में परिवर्तन हो सकता है। नमन करता हूँ, क्षमा चाहूँगा अगर एकात्मता के प्रश्न पर किसी भी तरह का चर्चा करना या किसी भी तरह की चर्चा करना या अभिव्यक्ति करना गलत है। तो वैसे संवैधानिक अधिकार है कि अपनी बात रखी जाए। संवैधानिक अधिकार यह भी है कि थ्रेटनिंग ना दी जाए, क्योंकि जो वास्तविकता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अगर वास्तविकता में कोई परिवर्तन होता तो निश्चित तौर पर एक बयान आपकी ओर से भी आ जाता, उस संस्था की ओर से भी आ जाता कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे संविधान में ये बात नहीं है, अमान्य नहीं होता, और मैं निसंदेह उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो जाता। मेरा प्रयास यह है कि अब जब सार्वजनिक फोरम पर यह बात आ चुकी है तो हम चाहेंगे कि आप भी अपनी बात रखें और बताएं कि वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है। हमारी अपेक्षा ये भी रहेगी कि सारे लोग बैठकर अपने गिले शिकवे दूर कर लें। मुझे यह भी बताया गया कि इस संस्था का सृजन क्यों हुआ। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी बुजुर्ग व्यक्ति के प्रति अनर्गल टिप्पणी करने से हुआ। निसंदेह इसका दुख है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए था, और यह एक सार्वजनिक विचार नहीं था। उस व्यक्ति का विचार हो सकता है, लेकिन जहाँ तक भोपाल के बाकी क्षेत्र से आए हुए नारमदीय ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनका सामूहिक निर्णय होता तो निसंदेह गलत होता। ऐसा सामूहिक निर्णय किसी ने नहीं किया होगा और ना ही हो सकता है। अगर किसी परिस्थितिवश किसी संस्था का सृजन हुआ था तो उसके पूर्व ही जो एकात्मता के भाव को स्थापित करना चाहते थे, निसंदेह उसके पूर्व ही कोई ना कोई बैठक करके, बातचीत करके, आपसी गिले शिकवे दूर करके इस मुद्दे का समापन यथासंभव यथाशीघ्र किया जा सकता है।
ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो कि किसी बुजुर्ग के अपमान के प्रति सहयोगात्मक रवैया रखेगा। कम से कम मैं तो नहीं रखूँगा। उसका कारण है कि उन्हीं बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमारा समाज दिनों दिन फल फूल रहा है। सुना जाता है कि 2.5 लाख लोग हैं हम। आज ही मेरी बलोटे साहब से चर्चा हो रही थी तो संभवतः उन्होंने आंकड़ा बताया था कि 14 या 16 हज़ार लोग उस समय थे और सेठ साहब ने उस पर अपनी उस जो जनगणना की थी उस पर अपनी राय भी रखी थी और उनने उसमें काफ़ी योगदान दिया था। हम उस समय कम थे। अब सुनते हैं कि 2.5 लाख हैं। अभी हालांकि कोई ऑफिशियल ऐसी कोई जनगणना नहीं हुई है, फिर भी हम 125-130 करोड़ के सापेक्ष बहुत कम है। और जब हम बहुत कम हैं तो हमारी एकात्मता हमारे लिए एक पावर बन सकती है। और यह शक्ति, मैं इंदौर का उल्लेख करना चाहूँगा। इंदौर में हर क्षेत्र से प्रवासी लोग गए हैं। सुदूर मालवा, निमाड़, पश्चिम निमाड़, नर्मदांचल, भवाना, यहाँ के लोग गए हैं और उनका एकात्म भाव वहाँ नज़र आता है, दिखाई देता है। ऐसी स्थितियाँ विवादित स्थान पर बहुत कम देखी गई हैं। कुछ एक प्रमाण हैं जिससे स्पष्ट होता है कि नहीं, अब शुरुआत हो गई है एकात्म भाव की। उसे बहुत तेज़ी से आगे लाना है, बैठना है और अपने वादे से नहीं मुकरूंगा। बैठ जाइए, गले मिलिए, समन्वय स्थापित हो जाए और अपने चरणों की धूल जो आदरणीय पुरुषोत्तम साहब के सामने मैंने वादा किया है उससे अपना तिलक करूंगा और उन चरणों की धूल को मैं अपने मस्तिष्क पे लगाऊंगा जो एकात्मता के सुर मिलाएंगे, आपस में बैठेंगे, मुस्कुराएंगे और एक सर्वमान्य निर्णय ले लिया जाएगा। जैसे यथाशीघ्र कोविड के संकट को निपटने के तुरंत बाद इंदौर जाना होगा तो पूजनीय चतुर्वेदी जी के श्री चरणों की धूल से मैं अपने सिर पर तिलक करूंगा। ये प्रमाणित सत्य है, जो कहता हूँ वो करता हूँ। मैंने आपको एक घटना का जिक्र किया था आज से 2-3 साल पहले, 3 साल पहले लगभग। हमने कोशिश की थी कि एकात्मता के खिलाफ कुछ आवाज़ें कहीं से उठ रही हैं, कुछ गलतियां भी हैं। उन सब चीज़ों को सामने लाने के लिए आदरणीय महोदय साहब, पुरुषोत्तम, क्षमा करें, जोशी साहब और शुक्ला जी और काफ़ी सारे लोग हरदा आए थे। हरदा में जिन से मिलना था, सामूहिक रूप से, एकाकी रूप से, व्यक्तिगत रूप से उसके प्रयास किए गए, लेकिन सब अपने कार्यों में व्यस्त थे, मुलाकात संभव नहीं हो पाई और हम सब परम पूज्य पांडुरंग जी पटेल साहब के आशीर्वाद प्राप्त करके अपने अपने गंतव्य को गए। इस प्रयास को कमज़ोर नहीं समझा जाना चाहिए। एकात्मता का स्वर यहीं से प्रारंभ होता है।
सिर्फ एक सोच चल रही है मस्तिष्क में। शायद आप भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं, शायद नहीं, निश्चित कर रहे हैं कि नहीं हम एक हैं। तो एक है तो उसका अनुगुंजन होना चाहिए, पर वो बात अनुगुंजित नहीं हो रही उस व्यक्ति पर्टिकुलर स्थान में। और इसके कई उदाहरण हैं जिनका यहाँ पे जिक्र करना गैर वाजिब है। राह संस्था के नाम का उल्लेख करना, तो संस्था के बारे में ये जानकारी मिली कि लगभग 32 साल से संस्था बहुत सक्रियता से काम कर रही है, सम्मानित भी कर रही है, लोगों को आमंत्रित भी कर रही है। 2 उदाहरण भी दिए गए, स्वीकार है, इनकार कहाँ करते हैं। क्योंकि आप अगर कह रहे हैं तो आधिकारिक कह रहे हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। संस्था में, संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि पर्टिकुलर किसी 2 क्षेत्रों के लोगों को उसमें सदस्य बनाया जाएगा। ये संविधान में नहीं, ये तो बहुत पूज्य और उचित तथ्य है। अगर ऐसा भ्रम फैलाया भी जा रहा था तो इस भ्रम को भी दूर करना चाहिए था। जिसने फैलाया वो तो दोषी हो सकता है, वो कह सकता है ही, परंतु हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कहीं ना कहीं कि हम भी अपनी बात रखें। क्योंकि मेरे पास तो एक ही सूत्र है और वो है एकात्मता का। उसकी शर्त जो भी हो, बैठ जाएं 100, 150, 1000 लोग और अपनी बात कह दें, रख दें कि हमें इस बात से पीड़ा हुई थी। दूसरे पक्ष के लोग कह दें कि हाँ ये जस्टिफाइड नहीं हुआ था उस वक्त, तो निश्चित तौर पे इसका विकल्प हल निकल आएगा। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि क्या उस पर्टिकुलर संस्था में अन्य क्षेत्रों के सदस्य भी हैं। तो संभवतः अभी तक मिली अपुष्ट सूचनाओं के आधार पर ऐसा नहीं है। क्या जन सामान्य भी उसमें शामिल हो पाता है? तो ज्ञात होता है ऐसा नहीं है। जबकि एक दूसरी संस्था यह कहती है कि वे सभी को विधिवत आमंत्रित करते हैं। अब वास्तविकता जो भी हो वो तो स्थानीय स्तर पर जाने। जहाँ तक महासभा का सवाल है, 16 तारीख तक वाली महासभा का, तो निश्चित तौर पे महासभा यह ऑब्जर्व कर रही है कि उस संस्था के प्रति, उसकी विधिवत मान्यता के प्रति प्रयास होने थे, महासभा के कार्यकाल में भी होने थे, और उसका विधिवत मान्यता के लिए नए संविधान आने के साथ साथ, क्योंकि ड्राफ्ट में भी वो लिखा हुआ है, वही संविधान अप्रूव भी हुआ है। हो सकता है आंशिक फेरबदल उसमें हुई है, तो ऐसा किया जा सकता था, यह भी एक विकल्प था, परंतु ऐसा परिलक्षित तो नहीं हुआ। एकात्मता का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। समझिए, आज उत्तेजित हो जाएंगे तो कल हम कैसे अपने आने वाली पीढ़ी को विरासत में कैसे और क्या दे के जाएंगे। सुधीजन, विश्वास कीजिए कि एकता के जो भी
कारण है वो है आपसी विश्वास और त्याग। लेकिन विघटन का एक ही कारण होता है, वो है क्रोध, जिसमें कुंठा का मिश्रण किया गया हो। घटना आज से 32 साल पूर्व जो भी हुई थी, उसके परिणाम देख रहे हैं ना आप। अगर बीच में ही किसी तरह की समझौता वाली बात हो जाती तो निश्चित तौर पर एकात्मता बनी रहती। बराबरी के दोषी हैं दोनों पक्ष। भले ही 32 साल पहले पुरानी बात हो, उसकी प्रतिक्रिया 32 साल बाद या 30 साल बाद आ रही हो, और हर बात पर प्रश्न डाले जा रहे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता विश्व विराट को। लेकिन आपके हमारे मस्तिष्क में जो झंझावात है, वो हमारे चिंतन को सकारात्मक तो नहीं रहने दे सकता। बहुत सारी आवाज़ें उठती हैं। भारत का संवैधानिक स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि हर आवाज़ का स्वागत किया जाए। हमारी आदतें भी वैसी बन गई हैं। हम सबको धैर्य से सुन पाते हैं, परंतु एकता के आह्वान को धैर्य से सुनना, समझना अगर नहीं सीखा तो हमारी चेतना कहाँ है, हमारा मस्तिष्क क्या कर रहा है, हम जूझ क्यों रहे हैं ऐसे एनवायरनमेंट से। अगर खंडवा में एक ऐसी संस्था बनी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज कमज़ोर हो जाएगा। हाँ, एक बात ज़रूर स्पष्ट होती है कि अगर ऐसी भावना को लेके संस्था बनती है तो दुख ज़रूर होता है। हम सोचते हैं कि आप 100 संस्थाओं का गठन कीजिए, भोपाल में, जबलपुर में, नागपुर में, खंडवा में, इंदौर में, और अपना अपना काम कीजिए। एक युवक है, वो इंदौर में काम करता है। वो बेसहारा बुज़ुर्गों के लिए काम करता है। उस युवक का नाम है यश। बताइए, कभी आपने उसके बारे में चिंतन किया? तो एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो हरदा में काम करते हैं, जिनका नाम है हरेश चौरे। उन्होंने नर्मदा के तट पर हंडिया में एक धर्मशाला बनाई है, और उस धर्मशाला का वे कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं करते हैं। अगर मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत पड़ती है तो वे अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। जब हमने उनसे पूछा कि क्या आप पितृविहीन बेटियों के लिए निःशुल्क धर्मशाला उपलब्ध कराएंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे यहाँ कोई शुल्क लगता होता तो हम ज़रूर निःशुल्क कराते। हमारे धर्मशाला ही निःशुल्क है, तो ये प्रस्ताव हमारे लिए तो प्रासंगिक नहीं है। ये होते हैं एक्चुअल सोशल वर्कर। इन समाज सेवियों के प्रति हमें श्रद्धान्वित होना चाहिए।
हमने देखा कि भोपाल में एक बेटी है जो नेत्र ज्योति क्रमशः खोती चली जा रही है। तान्या शर्मा नाम है। उस बेटी को राष्ट्रीय पुरस्कार से अलंकृत किया गया है, उसके लिए चुन लिया गया है और कोविड के कारण उसे पुरस्कार नहीं मिल पाया है। गायन के क्षेत्र में उस बिटिया का कमाल का नाम है, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है, बहुत हुनरमंद है। चूँकि मैं संगीत तो नहीं जानता, लेकिन संगीत इंस्टीट्यूशन को रन करता हूँ, उसमें एज ए डायरेक्टर मैं काम करता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि वो लड़की का, बिटिया का, तान्या शर्मा का स्टेटस क्या है। तान्या आने वाले कल के लिए एक बेहतरीन सिंगर, चाहे वो पार्श्व गायन का क्षेत्र हो या लाइट म्यूज़िक का, हमें ऐसे बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए। समाज ऐसे बच्चों पर कितने बार सोचता है, क्योंकि उसके पास में विगत 2-3 महीनों से देख रहा हूँ कि चिंतन के लिए विषय की कमी है। ऐसा नहीं कि चिंतन नहीं हो रहे हैं, पर जहाँ पर मिलजुल कर एकात्म भाव से चिंतन होता तो निश्चित तान्या शर्मा को स्नेह दिया जा सकता था। ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं हमारे नर्मदे ब्राह्मण समाज की छोटी सी जनसंख्या में। 2.5 लाख 125 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं है, लेकिन इन 2.5 लाख में कम से कम 5 युवक वैज्ञानिक हैं। तत्कालीन अध्यक्ष जबलपुर इकाई प्रोफेसर HD उपाध्याय का बेटा धूम मचा रहा है इस समय। उनका ज्ञान, उनकी योग्यता अद्भुत है। वो राष्ट्र की सेवा में समर्पित इन युवकों की तारीफ होनी चाहिए। वो जो वैज्ञानिक, 6 वैज्ञानिक, क्षमा करेंगे मैंने 5 कहा था, हमारे को इस बात का भी चिंतन करना होगा कि हमारे घरों से IAS नहीं निकल रहे हैं, IPS नहीं निकल रहे हैं, और हम एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं कि आरक्षण के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आरक्षण तो तब भी था जब शुक्ला जी IAS की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए होंगे। उसके पूर्व में भी 2 IAS, 1 IPS, सुभाष सत्रे साहब, उनका भी एक बेटा साइंटिस्ट है, तब भी आरक्षण था। लेकिन आपकी योग्यता गैर आरक्षित 50% के संघर्ष के लिए होनी चाहिए। आपके प्रयास उसमें श्रेष्ठ बनने के होने चाहिए। ऐसे संस्कार हमने दिए नहीं, क्योंकि हमारा अधिकांश वक्त सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की राजनीति में बीत रहा है। हमें चाहिए कि हम
योग्यताओं का भरपूर सम्मान करें और मिलकर करें। न निमाड़, न भुआना, न मालवा। आप किसी कृषक को देख लीजिए, उसके बच्चे को देख लीजिए, बहुत जी जान से मेहनत करके, मैं अपने समाज के कृषकों की बात कर रहा हूँ, वो अपनी फसल को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करता है अपने खेतों को, ताकि अच्छी फसल हो सके। लेकिन हम कभी भी उस किसान के प्रति, उस कृषक परिवार के प्रति अपनी स्नेह अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम खोए हुए हैं आत्ममुग्धता के कल्ट के भीतर, अपने आप को छिपाकर, और हमने ये किया, हमने वो किया के नारे लगाते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे बीच में अद्भुत प्रतिभावान हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेकर हमारी उम्र और हमसे भी बड़ी उम्र के लोग, व्यक्ति, महिलाएं, सब एकात्म भाव के साथ अपने कार्य के प्रति संबद्ध हैं। लेकिन फिर भी कुछ प्रतिशत ऐसा है जो इस एकात्म भाव के विरुद्ध निरंतर कार्य कर रहा है, और ऐसे कार्य करने वालों को समझना चाहिए कि उनके किए हुए कार्यों का दुष्परिणाम क्या होगा। आपसी आत्मीयता में कमी आएगी निश्चित तौर पर, और भविष्य स्नेह युक्त नहीं रहेगा। लेकिन इस बात पर विश्वास कीजिए, एकात्मता का स्वर बिखेरिए और बिना किसी कारण के भी अपना स्नेह अभिव्यक्त कीजिए उन बच्चों पर जो कहीं से भी हों, लेकिन नार्मदीय हों। उनका सम्मान कीजिए, उनका स्नेह, उन पर स्नेह की बौछार कीजिए। समस्याओं में घिरे हुए परिवार हैं, उन्हें सपोर्ट कीजिए, चाहे कहीं से भी हो, चाहे कैसे भी हो। हमें पसीजना होगा, हमें एक जाजम पर बैठना होगा। दुख तो इस बात का है कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, और कर इसलिए नहीं पा रहे हैं कि हमारी इच्छा शक्ति नहीं है। हम सह भी नहीं पा रहे हैं अपनी गलतियों को उभरता देखकर। यदि एक व्यक्ति जो दुखी हुआ है उसे आप घर से बाहर जाने देंगे और उस पर विशेष ध्यान नहीं रखेंगे, तो नुकसान उस बच्चे का या उस व्यक्ति का नहीं है, उस परिवार के सदस्य का नहीं जो बाहर जा रहा है। नुकसान आपका है और आपके परिवार का है। हमारा वृहत परिवार वसुधैव कौटुंबकम की अवधारणा पर चल रहा है। यह सनातनी व्यवस्था है। आप चाहें तो क्षेत्रवाद करके वसुधैव कौटुंबकम के सिद्धांत का बहिष्कार कर दीजिए, क्योंकि अधिकार है सबको।
फिर आप सनातनी होने का दावा मत कीजिए। हाँ, बहुत सारी संस्थाएं बना लीजिए, बहुत सारे ग्रुप बना लीजिए। हमारे और आपके शहर में निश्चित तौर पे महिला मंडल होगा, युवा मंडल होगा, और वो क्या कहते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम मंडल होगा। जबलपुर में एक नया मंडल और बन गया है, रामायण मंडल। उसके बाद भी एक मंडल बना है, गुरुकुल सॉरी, जिसमें आध्यात्मिक चिंतन होता है। लेकिन ये सारे समूह पृथक पृथक अस्तित्व नहीं रखते। लोग ये मानते हैं कि ये नारमदीय ब्राह्मणों की सृजनशीलता का समूह है। जबलपुर का उदाहरण इसलिए दिया कि ये ज़्यादा नज़दीक है और याद भी है। ऐसे समूह पूरे नारमदी क्षेत्र में, जहाँ नारमदीय ब्राह्मण रहते हैं, बहुत सारे होंगे। ऐसा नहीं कि इंदौर में ना हो, खंडवा में ना हो। टिमरनी में भी एक नवयुवक जागृति मंडल कुछ चलता था, हरदा में भी ऐसे ही कुछ प्रयास होते थे। अभी लेटेस्ट उनके प्रगति की जानकारी तो नहीं है, लेकिन सब अपना अपना काम इसी तरह करते। काफ़ी रात हो गई है, लेकिन ये सबसे अच्छा वक्त होता है रिकॉर्डिंग के लिए। और मैं आपसे विदा लेने के पहले उन सारे उद्देश्यों को निरुत्साहित करने का आह्वान करूंगा, जो कि क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं, चाहे वो कहीं से हो। और उन सारे विषयों को स्वीकारने के लिए निवेदन करूंगा कि वे सारे नारमदीय ब्राह्मण अपने अपने ईगो को छोड़कर, नर्मदा बहुत पास है जिसमें बहुत कुछ प्रवाहित किया जाता है। कई लोग तो अपने घरों की नालियों का मुंह नर्मदा की तरफ कर देते हैं, नदियों को गंदा करते हैं। हमें सिर्फ अपने जो विचार हैं, जो दूषित विचार हैं, उनको प्रवाहित करना चाहिए। जो अति महत्वाकांक्षा है, उसको नर्मदा में प्रवाहित करने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर आह्वान एक यही है, एकात्मता, अद्वैतवाद। और इसके बाद अगर आपको या किसी को भी मेरी बात अस्वीकृति योग्य लगती है, तो बिल्कुल आप टिप्पणी कर सकते हैं, और बिल्कुल विवाद ना करूँगा मैं। निश्चित आपके प्रति मेरा सम्मान वही होगा जो एक सामान्य परिस्थिति में होता है। कृपया प्लीज़ हमारी पहचान के नाते, हमारे धर्म, हमारे सिद्धांत और हमारी आध्यात्मिकता, हमारे दर्शन, इन सब के बारे में विचार करने के लिए अपने आप को शांत रखते हुए मुदिता के भाव के साथ एकाकार हो जाइए। ओमकारेश्वर का अर्थ ही अद्वैत है। चिंतन कीजिए, एक साथ हो जाइए। और ये कठिन कार्य है, और कठिन कार्य करने योग्य होता है। धन्यवाद। नर्मदे हर।